अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ रिहैबिलिटेशन आफ्टर एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन का मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है। इवन मैंने सेपरेट वीडियोस में भी बनाया है, लेकिन जब भी मैं न्यू लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो मुझे हर टर्म को दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो इसलिए कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होते हैं, उन्होंने पीछे से सारी नहीं देखी होती, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए मुझे फिर सारी बातें दोबारा रिपीट करनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, एम्पुटेशन क्या होता है कि किसी भी बंदे का किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, किसी भी वजह से उसका हाथ कट जाए, उसका बाजू कट जाए, ठीक है, खाली पाँव कट जाए या पूरी टांग कट जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, अब एम्पुटेशन हो गई। एम्पुटेशन जाहिर सी बात है सर्जरी करके की जाती है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट ने रिकवर भी होना है, तो अब हम देखेंगे कि उस के अंदर हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं रिहैबिलिटेशन का आफ्टर एम्पुटेशन। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि रिहैबिलिटेशन की 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता है कि रिहैबिलिटेशन में हमने क्या करना है, पेशेंट की सर्जरी हुई है। ठीक है, सर्जरी में इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर हमने सबसे पहले उसकी पेन को मैनेज करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है ऑपरेशन हुआ है तो उस जगह पे पेशेंट को पेन हो रही होगी, उसके लिए हम उसे नर्व ब्लॉक्स दे देंगे, एनसेड्स वगैरह देंगे। ठीक है, ताकि उसकी पेन जो है वो कम हो। ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डिवेलप होती हैं सर्जरी के बाद, हमें पता है। ठीक है, लेकिन एम्पुटेशन की सर्जरी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डिवेलप होती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, वो सारी मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन के लिए हमने क्या एक्सरसाइज या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हीलिंग को प्रमोट करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कि हीलिंग हो जल्दी जल्दी, ताकि उसके बाद फिर हम प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम जो है वो रिजिड प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, रिजिड ड्रेसिंग वाला प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, जिसे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, उससे हीलिंग भी होती रहती है पेशेंट की, और वो अडेप्ट भी करता है कि उसने फ्यूचर में किस तरह प्रोस्थेसिस को यूज़ करना है, मतलब उसे प्रोस्थेसिस पहनने की आदत भी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमने क्या करानी होती है पेशेंट की अर्ली मोबिलाइजेशन या अर्ली मोबिलिटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पेशेंट का ऑपरेट हुआ और ऊपर से उसकी फॉर एग्जांपल टांग कटी है और वो टांग कट गई है उसकी, वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमने उसे अर्ली मोबिलिटी भी करानी है, तो इसीलिए हम फिर पोस्ट ऑपरेटिव इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हीलिंग भी कराता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उसकी मदद से भी पेशेंट चल भी सकता है। ठीक है, ये थे कुछ इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला था पेन। ठीक है, पेन मैंने आपको बताया मेडिकेशंस या हम नर्व ब्लॉक्स देके पेन को कम करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, हीलिंग को प्रमोट करना है, अर्ली मोबिलिटी करानी है। ठीक है, इसके साथ साथ वाउंड केयर करनी है, ज़ख्म का भी ख्याल रखना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, रेगुलर ड्रेसिंग चेंज करनी है। ठीक है, और देखना है कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रही पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद अडीमा या स्वेलिंग को भी कंट्रोल करना है। वो किस तरह कंट्रोल करते हैं मैं आगे भी आपको बताऊंगी, यहाँ भी बता देती हूँ कि उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिम्ब को एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, पिलो वगैरह या कुशन वगैरह रख देते हैं, ताकि उसका जो रेजिडुअल लिम्ब है, रेजिडुअल लिम्ब होता है जो एम्पुटेशन के बाद जो बाकी उसका बॉडी पार्ट बच गया, उसे कहते हैं रेजिडुअल लिम्ब। ठीक है, रेजिडुअल लिम्ब के नीचे हम तकिया या कुशन वगैरह रख देते हैं, ताकि जो है पेशेंट का वो जो लिम्ब है वो एलिवेट रहे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी रहे और स्वेलिंग वगैरह ना हो। ठीक है, और लास्ट जिस बात का ख्याल रखना है हमने वो है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या करानी है, कैसे करानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये प्रॉपर पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, मेन 5 स्टेजेस ये हैं कि पहले हीलिंग है, हीलिंग के लिए हमने इन सब बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे ही पेशेंट की हीलिंग होने लगेगी फिर हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देनी है। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीसिस पहले पहना देते हैं। ठीक है, उसमें सॉकेट की जगह पे नॉर्मली प्रोसीसिस के अंदर सॉकेट होता है, लेकिन उसमें सॉकेट की जगह पे खाली ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग हम कर देते हैं पेशेंट के वाउंड के ऊपर। ठीक है, नीचे पाइलोन होता है फिर नीचे सॉकेट। ठीक है,
उसके बाद फिर हमने प्रोस्थेटिस्ट के पास विज़िट करना है, ठीक है। प्रोस्थेटिस्ट हमारी जो है वो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाएगा, उसका साइज़ वगैरह लेगा, ठीक है। उसके मुताबिक वो हमें हमारा लिम्ब बना के देगा आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद वो हमें सिखाएगा कि हमने आर्टिफिशियल लिम्ब को किस तरह पहनना है और उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। और फिर हम क्या शुरू करेंगे, लाइफ एज अ न्यू एम्पोटी। हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसके साथ ही अडेप्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्पुटेशन के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं पेशेंट को। सबसे पहले जो करवाया जाता है वो है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इसलिए करवाई जाती हैं कि पेशेंट की हिप और नी के अंदर फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप ना हो, ठीक है। एम्पुटेशन के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये देखने को आती है कि हिप और नी के अंदर पेशेंट के फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेपीज एंड ओवरहेड फ्रेम। ट्रेपीज एंड ओवरहेड फ्रेम क्या है? ट्रेपीज एंड ओवरहेड फ्रेम एक असिस्टिव डिवाइस है, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल बेड्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि इसमें जब पेशेंट की मोबिलिटी लिमिटेड है, जाहिर सी बात है, उसकी एम्पुटेशन हुई है, न्यू सर्जरी हुई है, वो चल फिर नहीं सकता, तो उसमें ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। हॉस्पिटल बेड्स में ये यूज़ होता है। मैं अब आपको डायग्राम से दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है, फिर आपको उसकी सही समझ आएगी। ये है हमारे पास ट्रेपीज एंड ओवरहेड बार जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है ट्रेपीज जो ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, जिसको पेशेंट पकड़कर उठता है या बैठता है, ठीक है। तो इसमें सारा काम अपर बॉडी का होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस असिस्टिव डिवाइस को यूज़ करने के लिए पेशेंट की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये है ट्रेपीज जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, और ये है ओवरहेड बार, ठीक है, जिसके ऊपर ये ट्रेपीज लगा होता है। तो ये हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर ही लगा होता है, जो सर्जरी के बाद पेशेंट्स को उठने में, बैठने में, ठीक है, साइड चेंज करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि फर्म मैट्रेसेस। एम्पुटेशन के बाद हमने फर्म मैट्रेसेस यूज़ करने हैं। अब फर्म मैट्रेसेस यूज़ करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है कि ये प्रिवेंट करता है प्रेशर सोर्स से। फर्म मैट्रिसेस जो है वो प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करता है। हमें पता है सर्जरी के बाद एक मेजर कॉम्प्लिकेशन प्रेशर सोर्स भी होते हैं, जिसे हम बेड सोर्स भी कहते हैं या डीक्यूबिटस अल्सर्स भी कहते हैं, जो पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी हमने प्रिवेंट करना होता है। और फर्म मैट्रेस क्या करता है? फर्म मैट्रेस जो है वो इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो फर्म मैट्रेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर सोर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेनिफिट है फर्म मैट्रेस यूज़ करने का, दैट इज़ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पोस्चर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फर्म मैट्रेस क्या करेगा, वो जो हमारे स्पाइन की नेचुरल कर्व है ना, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको ख़राब होने नहीं देगा कि पेशेंट की स्पाइन का स्ट्रक्चर ख़राब हो, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या कोई भी कंडीशन डेवलप हो, ठीक है। प्रॉपर अलाइनमेंट रखेगा हमारी स्पाइन की, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है पोस्चर अच्छा होगा, हम पेशेंट सही तरीके से लेटा होगा, ठीक है, उसका जो है वो इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा सरफेस पे, ठीक है, कर्वेचर मेंटेन रहेगा स्पाइन पे, तो उसकी फिर बैक पेन वगैरह भी डिवेलप नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज बैक पेन भी डिवेलप हो जाती है पेशेंट्स के अंदर जब उनकी सर्जरी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेनिफिट आ जाता है फर्म मैट्रेस को यूज़ करने का, डैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स। हमने अभी बात की थी ना कि फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं हिप पे और नी पे आफ्टर एम्पुटेशन। तो फर्म मैट्रेस यूज़ करने से फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि फर्म मैट्रेस पे लिम्ब जो है वो प्रॉपरली प्लेस होगा, उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट होगी, पोस्चर होगा, जिसकी वजह से फिर फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट इसका बेनिफिट है, डैट इज़ पेन मैनेजमेंट।
अब पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन हो रही होती है, ठीक है। फर्म मैट्रेस क्या करेगा, वो प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होने नहीं देगा, ठीक है। जब प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट नहीं होंगे तो फिर पेन और डिस्कम्फर्ट भी पेशेंट को नहीं होगी, ठीक है। स्पेशली सेंसिटिव एरियाज़ में पेन होती है, जैसे कि रेजिडुअल लिम्ब जो है, ठीक है, एम्पुटेशन के बाद जो लिम्ब बच गया उसमें पेन होती है, ठीक है, और लोअर बैक में होती है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे भी प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट नहीं होंगे और ना ही पेन और डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कह रहा है प्रोन पोजीशन एवरी 3 to 4 आवर्स। वो कह रहा है हर 3 से 4 घंटे के बाद हमने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाना है। प्रोन पोजीशन क्या होती है, उल्टा लिटाना है, ठीक है। उल्टा लिटाना मीन्स स्टमक पे लिटाना, स्टमक पे ही लेटता है ना पेशेंट जब उल्टा लेटता है, ठीक है। अब प्रोन पोजीशन में लिटाने के क्या बेनिफिट्स हैं हम वो देख लेते हैं। एम्पुटेशन के बाद पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाने का जो पहला बेनिफिट है डैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं ऑपरेशन के बाद उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स। दूसरा इसका बेनिफिट है रिडक्शन ऑफ प्रेशर अल्सर्स। और तीसरा इसका बेनिफिट है इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड मसल अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब उल्टा लिटाने से जॉइंट और मसल की अलाइनमेंट भी ठीक होती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उल्टा लिटाने से वेनस रिटर्न भी जो है वो लेग्स की तरफ होता है इम्प्रूव, ठीक है। और प्रेशर अल्सर्स वगैरह बनने के चांसेस, डीवीटी वगैरह के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं पेशेंट को प्रोन लिटाने के। हर 3 से 4 घंटे बाद हमने उसे प्रोन लिटाना है। हमने पेशेंट को हर 3 से 4 घंटे के बाद प्रोन लिटाना है ताकि हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, ठीक है। फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर ना डेवलप हो, प्रेशर अल्सर ना डेवलप हो और पेशेंट की जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो ठीक रहे, ठीक है। जॉइंट और मसल की अलाइनमेंट वगैरह ठीक रहे। साथ ही पेशेंट को प्रोन लिटाने के कुछ और बेनिफिट्स हैं। एक तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्प्रूव होता है, ठीक है, और उसकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो डीवीटी वगैरह, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। जब भी हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं तो क्या होता है, लेग्स की तरफ वेनस रिटर्न इम्प्रूव होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है लेग्स की तरफ और वहाँ पे फिर डीवीटी वगैरह बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे थे बेनिफिट्स पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाने के आफ्टर एम्पुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वगैरह कि हमने क्या करना है, जो लोअर लेग है, रेजिडुअल लिम्ब है, मतलब जो एम्पुटेशन के बाद लिम्ब बच गया उसको हमने एलिवेट करना है। एलिवेट किस तरह करना है, कुशन या पिलो रख देना है उसके नीचे जिसकी वजह से वो एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिडुअल लिम्ब को एलिवेट करने के क्या बेनिफिट्स हैं हम वो देख लेते हैं। रेजिडुअल लिम्ब को एलिवेट करने का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि जो स्वेलिंग और जो एडिमा वगैरह डेवलप हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है कि हम लेग वगैरह को एलिवेट इसलिए करते हैं ऑपरेशन के बाद, या अगर आर्म का हुआ तो उसको एलिवेट इसलिए करते हैं ताकि एडिमा या स्वेलिंग वगैरह ना हो, ठीक है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि लिम्ब को एलिवेट करने से उसकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो डीवीटी वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट है डैट इज़ पेन रिलीफ। लिम्ब को एलिवेट करने से पेशेंट की पेन वगैरह भी ठीक होगी, ठीक है। और लास्ट बेनिफिट है कि एलिवेशन से वाउंड हीलिंग भी प्रमोट होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये चारों बेनिफिट्स हैं लिम्ब को एलिवेट करने के। रिडक्शन ऑफ एडिमा एंड स्वेलिंग, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, पेन कम होगी और वाउंड हीलिंग अच्छी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एक्सरसाइज। मतलब ये सारी एक्सरसाइज तो थी कि एम्पुटेशन के बाद जो रेजिडुअल लिम्ब है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों, उनको किस तरह हमने हैंडल करना है जो रेजिडुअल लिम्ब है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोस्थीसिस हम यूज़ करा रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह हमने पेशेंट को सिखाना है कि उसने किस तरह
जो है वो इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, और क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है ताकि जो प्रोस्थेसिस है उसका कंट्रोल, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वगैरह डेवलप हो सके, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉपर रेजिडुअल लिम्ब की पोजीशनिंग होनी चाहिए, मतलब रेजिडुअल लिम्ब जो है वो प्रॉपरली प्रोस्थेसिस के अंदर हो, ठीक है, प्रोस्थेसिस उसके बिल्कुल साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ही जो है वो हम प्रोस्थेटिस्ट से रब्ता करते हैं, ठीक है, वो हमारे रेजिडुअल लिम्ब का पूरा साइज़, वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस देखता है और उस लिहाज से हमें डिज़ाइन करके देता है, ठीक है। दूसरा जो है वो रेजिडुअल लिम्ब की पोजीशनिंग मैंने आपको बताया कि था कि मतलब फर्म मैट्रेस यूज़ करना है, उससे पोजीशनिंग बेटर होती है, ठीक है। लिम्ब को एलिवेट करना है, ठीक है, इस तरह की पोजीशन मेंटेन रखनी है। रेजिडुअल लिम्ब के नीचे पिलो या कुशन वगैरह रखना है ताकि जो है वो एलिवेशन रहे और स्वेल्विंग वगैरह ना हो, पेन कम हो, ठीक है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है, कि किस तरह पोजीशनिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है हेड ऑन व्हील चेयर टू मैट ट्रांसफ़र, ठीक है। व्हील चेयर से अगर हमने मैट पे ट्रांसफ़र करना है, मैट क्या होता है, मैट हम टर्म यूज़ करते हैं बेड वगैरह के लिए, टेबल या किसी भी और सरफेस वगैरह पे जिस पे हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है व्हील चेयर से, ठीक है। तो वो एक टेक्निक है, एक प्रॉपर टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं हेड ऑन व्हील चेयर टू मैट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को डायरेक्टली व्हील चेयर से टेबल, बेड या किसी भी सरफेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और ये टेक्निक उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ होती है जिनके अंदर अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक है, और उनकी जो लोअर बॉडी का फंक्शन है वो लिमिटेड हो। जब लोअर बॉडी की जाहिर सी बात है सर्जरी हुई है, एम्पुटेशन हुई है, तो उसका फंक्शन तो लिमिटेड होगा, ठीक है। और उनके अंदर अगर अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उनके अंदर हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हमने करानी है जिससे पेशेंट का बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूल स्टेपिंग एक्सरसाइजेज। स्टूल स्टेपिंग एक्सरसाइज क्या होती है, इसमें हम एक स्टूल रखते हैं और उस पर एक तरीके से हम पेशेंट को बताते हैं कि उसने किस तरह चढ़ना है, ठीक है। वो एक पूरी टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं स्टूल स्टेपिंग एक्सरसाइज। स्टूल स्टेपिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि हम ये उन लोगों को कराते हैं जिनके अंदर लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उनका बैलेंस अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो हम उनमें ये कराते हैं। तो उन पेशेंट्स में फिर क्या होता है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वगैरह इंप्रूव होता है, ठीक है। फिर हम कराते हैं लेटरल वेट शिफ्टिंग एंड बैलेंस ओरिएंटेशन, ठीक है। लेटरल वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, ये हम उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ कराते हैं जिनका जो है वो बैलेंस वगैरह का मसला होता है, ठीक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है वो अपना पूरा बॉडी वेट एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करता है अपने बैलेंस को मेंटेन रखते हुए, ठीक है। उसे हम कहते हैं लेटरल वेट शिफ्टिंग। क्या करता है, पेशेंट अपना पूरा बॉडी वेट एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेट शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है फॉरवर्ड वेट शिफ्टिंग में ये होगा कि पेशेंट अपना पूरा बॉडी वेट बैक टू फ्रंट शिफ्ट करेगा, ठीक है। और बैकवर्ड वेट शिफ्टिंग में क्या होगा कि पेशेंट अपना पूरा बॉडी वेट फ्रंट से बैक की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। बैलेंस ओरिएंटेशन होती है बैलेंस मेंटेनेंस, ठीक है। बैलेंस मेंटेनेंस के साथ वो ये काम करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टिव गेट टेक्निक्स। रेजिस्टिव गेट टेक्निक क्या होती हैं, रेजिस्टिव गेट टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, पेशेंट जब वॉकिंग एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो वॉकिंग एक्सरसाइजेस के दौरान हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि पेशेंट की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस वगैरह इंप्रूव हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेडिंग। ब्रेडिंग क्या होता है, ब्रेडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट को कराते हैं ताकि उसका जो प्रोस्थेटिक लिम्ब है उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ ब्रेडिंग एक्सरसाइज। ये है हमारे पास ब्रेडिंग एक्सरसाइज। ब्रेडिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, पेशेंट अपने फुट को क्रॉस करता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है उसने अपने फुट को क्रॉस किया, ठीक है। अब वो बता रहा है करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। ये देखें, पेशेंट पहले जो है कि नॉर्मल खड़ा हुआ है, अब ये अपनी लेग को क्रॉस कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेडिंग। फिर ये नॉर्मल है, ये दूसरी लेग को क्रॉस करेगा, ये देखें, ये है ब्रेडिंग, ठीक है। और फुल पाँव नीचे लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखें फुल पाँव नीचे नहीं लग रहा और ये नी पे भी जो है इसका एंगल भी ठीक नहीं है। अब नॉर्मल देखें, ऐसा होना चाहिए एंगल, ठीक है। और ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। ये है ब्रेडिंग एक्सरसाइज जिसमें पेशेंट जो है वो एक टांग को दूसरी टांग के गिर्द क्रॉस करता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रेडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि प्रोस्थेटिक लिम्ब में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस वगैरह डेवलप करने के लिए बनाई गई है। ये देखें, इसमें पेशेंट का ये देखें, ये है प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा हुआ,
ठीक है, पहले उसने इस लेग को क्रॉस किया है, ठीक है, उसके बाद उसने नॉर्मल लेग को क्रॉस किया, तो वो ये ब्रीडिंग एक्सरसाइज कर रहा है अपने प्रोस्टैटिक कंट्रोल, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। ये थी ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट हम पेशेंट को क्या कराते हैं, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है, और मैट एक्सरसाइजेस कराते हैं। मैट एक्सरसाइजेस के अंदर आ जाता है प्लैंक्स, लेग रेजेस, क्रंचीज, ट्विस्ट, क्लैम शेल्स, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं मैट एक्सरसाइजेस के अंदर।